हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक हम फ्लक्स और गॉस लॉ डिस्कशन कर रहे हैं, उसके एप्लीकेशन की भी बात कर रहे हैं। जूम सेशन में बहुत सारे क्वेश्चंस भी हम लगा रहे हैं, आपको मैंने कुछ काम भी दिया है करने को, है ना। फ्लक्स और गॉस लॉ इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज चैप्टर का। मैं बार बार चैप्टर का नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लिखता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इसलिए लिखता हूँ क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी दो चैप्टर आ जाते हैं, है ना। एक इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड और दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। उन दोनों को मिला के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहा जाता है, ठीक है ना। तो मैं जिस दिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लिखना बंद कर दूंगा, आप समझना आपका दो चैप्टर हो गया, लेकिन मेरा सीक्वेंस बिल्कुल वही है एनसीईआरटी। मतलब अभी हम चूंकि पोटेंशियल अभी हम नहीं पढ़े हैं, पोटेंशियल नाम की कोई चीज का अभी तक कोई जिक्र नहीं है, का मतलब हम पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं और हमारा पहला चैप्टर सच पूछो तो कंप्लीट है, लेकिन उसकी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातों को हम और इलैबोरेट कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, है ना। गॉस लॉ पढ़ते वक्त हम लोगों ने सॉलिड स्फीयर और स्फेरिकल सेल की बात की। सेल के अंदर यूनिफॉर्मली चार्ज सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, बाहर में KQ/R² होता है। सॉलिड स्फीयर के अंदर फिर हमने देखा कि सॉलिड स्फीयर के अंदर फील्ड होता है। नॉन कंडक्टिंग की बात हो रही है, कंडक्टिंग की नहीं, ध्यान रखेंगे, नॉन कंडक्टिंग। यानी अभी तक हम नॉन कंडक्टिंग पे ज्यादा फोकस कर रहे थे, ठीक है ना, कंडक्टिंग पे कोई फोकस नहीं कर रहे थे। अब जरा बात करते हैं कि कंडक्टिंग स्फीयर में क्या होगा। कंडक्टिंग स्फीयर में क्या होगा, नॉन कंडक्टिंग में देख लिया, कंडक्टिंग में देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग सेल की बात करने जा रहे हैं, ठीक है ना। सेल सेल का मतलब उसमें कुछ थिकनेस होगा, है ना। ऑलराइट, फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग सेल, ये हम बात करेंगे। एक सेल है, मान लीजिए उस पर हमने चार्ज दिया, चार्ज उस पर फैल गया है, यूनिफॉर्मली चार्ज हो गया है वो। अब देखिए सेल क्या होता है, तो हमेशा सेल वर्ड आते ही आपके सामने, आपके ध्यान में एक चीज आती होगी, आपके जहन में एक चीज आती होगी कि सेल में थोड़ी थिकनेस तो जरूर होनी चाहिए, रत्ती भर ही सही, बट थिकनेस तो होना चाहिए ना। भले वो थिकनेस 1 माइक्रोमीटर का हो, लेकिन होगा तो जरूर। अपना सेल का एक रेडियस भी होगा, सेल के सेंटर से सरफेस तक की दूरी ऑलमोस्ट रेडियस के बराबर होगी। रेडियस तो खैर अच्छा खासा होगा, लेकिन थिकनेस कम होगा, ठीक है, बहुत कम होगा, लेकिन होगा जरूर, है ना। क्योंकि मटेरियल वहां आएगा तभी तो वो कवर अप हो पाएगा, तो मटेरियल जब आ गया तो थिकनेस होगी। तो सेल के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को, वो कंडक्टर रहे चाहे नॉन कंडक्टर रहे, ढंग से समझने के लिए सेल में थोड़ा सा थिकनेस अगर आप बनाएंगे ना, मतलब जब कभी भी सेल बनाए, मैं आप लोगों को सजेशन दे रहा हूं, सेल का कभी भी क्वेश्चन है, सेल के कारण फील्ड, सेल के कारण पोटेंशियल आएगा भी आगे, पोटेंशियल में भी, तो आप एक आदत डालो, आप सेल में थोड़ा थिकनेस दिखाया करो, इससे कंफ्यूजन नहीं होगा। बहुत सारी चीजें, छोटी छोटी बारीकी वाली जो बातें होती हैं, उनमें कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा। तो जैसे मैं सेल बनाता हूं, है ना, तो मैंने ये सेल बना दिया। बहुत बार आदत होती है कि गोल एक स्फीयर बना दिया, ऐसे कर दिया, घुमा दिया पेन को, सेल हो गया। लेकिन उससे अच्छी आदत मैं आपको बता रहा हूं, आप जब कभी भी सेल बनाने की बात है ना, तो आप ऐसे बना दिया करो, आप एक थिकनेस भी इसमें दे दिया करो। ये थिकनेस आ गया। अब यहां पे थोड़ा सा इसको ये हो गया सेल, दिस इज सेल, ठीक है। ऑलराइट, अच्छा, सेल के कारण कंडक्टिंग सेल है, क्या है ये, कंडक्टिंग सेल है। अब चलिए थोड़ा सा कंडक्टर के बारे में अभी दो बातें पढ़ेंगे हम लोग। कंडक्टर की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को जब पढ़ने की बात आती है ना, तो कंप्लीट वो होता है जब हम पोटेंशियल पढ़ लेते हैं तब, लेकिन अभी हम फील्ड के बारे में जानते हैं, फ्लक्स के बारे में जानते हैं, है ना। तो इस चैप्टर में दो बात आप ध्यान रखिए अभी, कि कंडक्टर के अंदर, है ना, कंडक्टर पे कुछ भी चार्ज दे दो, उसके आसपास कोई भी चार्ज रख दो, किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 होता है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन का मतलब आप कंडक्टर के क्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस
क्रिएट नहीं किए हुए हो कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस या वेरिएबल पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। जैसे कंडक्टर के क्रॉस कोई बैटरी नहीं लगी होनी चाहिए, वो बैटरी डीसी बैटरी हो या एसी सोर्स हो, कैसा भी, मतलब कंडक्टर पे आप चार्ज देके छोड़ दो, आसपास चार्ज देके छोड़ दो, है ना, तो स्टैटिक कंडीशन, ऐसे कंडीशन को हम लोग स्टैटिक कंडीशन कहेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन मतलब चार्ज रेस्ट में है, चार्ज एक बार दे दिया हमने, चार्ज है, कंडक्टर चार्ज हो गया है, सही बात है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन है, मतलब चार्ज फ्लो नहीं कर रहा है कंडक्टर के क्रॉस, सरफेस के क्रॉस, तो उस कंडीशन में कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। यानी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी कंडक्टर के अंदर से होकर के, उसके वॉल्यूम से होकर के नहीं गुजर सकता है, क्योंकि कंडक्टर के वॉल्यूम के अंदर से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर जाएंगी तो यानी वॉल्यूम के अंदर फील्ड हो जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए, तो ध्यान रखेंगे। बहुत बार ऐसा बोर्ड में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक बात और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के रिगार्डिंग, कि कंडक्टर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड्स हमेशा परपेंडिकुलरली टर्मिनेट करती है या ओरिजिनेट करती है। मतलब एक कंडक्टर अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो हम जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन निकलती है बाहर की तरफ, तो कैसे निकालेंगे कंडक्टर से, तो परपेंडिकुलरली निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, परपेंडिकुलरली निकालेंगे, है ना। अच्छा, अगर टर्मिनेट करती हुई तो टर्मिनेट कराएंगे, अच्छी बात है, लेकिन परपेंडिकुलरली टर्मिनेट कराएंगे। एक दो एग्जांपल से और क्लियर ये हम करा देंगे बाद में आपको। सबसे पहले देखिए कि एक सेल की वजह से मुझे फील्ड निकालना है, तो जब कभी भी कंडक्टर के अंदर फील्ड हमेशा जीरो होता है, कंडक्टर के अंदर फील्ड हमेशा जीरो होता है। जैसे अगर मैं इस सेल पे क्यू चार्ज दे दूं, मान लीजिए मैंने पॉजिटिव चार्ज दे दिया, पॉजिटिव चार्ज दे दिया, है ना, क्यू चार्ज दे दिया मैंने, आर इसका रेडियस है कुछ, ठीक है, होगा, अच्छी बात है। तो देखिए आर रेडियस होगा, अगर मैं इनर रेडियस आर ले रहा हूं, समझना मेरी बात को, मैं इनर रेडियस आर ले रहा हूं, है ना, आउटर रेडियस कुछ होगा, जैसे मैं ये थिकनेस कुछ मान लूं बी, तो आउटर रेडियस इसका आर प्लस बी हो जाएगा। जैसे यहां से यहां तक का डिस्टेंस अगर मैं देखूं तो ये हो जाएगा आर प्लस बी, ठीक है ना। तो कंडक्टर के बाहर की अगर मैं बात करूं, बाहर आर डिस्टेंस बाहर, है ना, यानी दिस आर इज ग्रेटर देन रेडियस, तब फील्ड कितनी होगी, तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ बिल्कुल बिल्कुल नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की तरह हम लोग काम करेंगे। कैसे, तो हम आर रेडियस का एक गॉसियन सरफेस लेंगे, हम लोग एक गॉसियन सरफेस ले लेंगे आर रेडियस का, ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज है भी, हमारे कंडक्टर के ऊपर जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी रेडियल सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। हम तुरंत यहाँ क्या करेंगे, तो गॉस लॉ लगा देंगे। यहाँ पे फील्ड किधर की तरफ होगा, अवे ही होगा, एरिया भी अवे ही होगा, तो हम तुरंत लिखेंगे ई डॉट डी ए, है ना, क्लोज्ड इंटीग्रेशन इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड। इस गॉसियन सरफेस में कितना चार्ज इनक्लोज है, तो ये टोटल चार्ज आ जाएगा अंदर में, तो क्यू बाई एप्सिलॉन। फिर हमारा ई डॉट डी ए, ई इंटू डी ए बन जाएगा, क्योंकि जिधर ई उधर ही डी ए, तो ई डी ए दैट इज ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन। ई इज इक्वल टू आ जाएगा क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की हो जाएगा, सो इट इज के क्यू बाई आर स्क्वायर। वेरी सिंपल, मतलब बाहर में किसी भी पॉइंट पे फील्ड क्या होगा, सिंपली के क्यू बाई आर स्क्वायर। मतलब बाहर के पॉइंट के लिए, है ना, हम इस कंडक्टर को पॉइंट चार्ज की तरह, जो स्फेरिकल सेल है उसको मैं पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकता हूं, और उस पॉइंट चार्ज को कहां पे एज्यूम करूंगा, तो इसके सेंटर पे, क्योंकि ये डिस्टेंस इसके सेंटर से है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर। ओके, उसी तरीके से सरफेस की अगर बात करो, ये तो आउटसाइड हो गया, ये किसके लिए हो गया, ये हो गया आउटसाइड के लिए। सरफेस पे अगर हम बात करें, है ना, किस पे, सरफेस पे, तो सरफेस के लिए आर रेडियस के बराबर ले लेंगे, सो इट इज के क्यू बाई आर स्क्वायर हो जाएगा सरफेस के लिए। वेरी सिंपल। बी हमारा क्या है, तो बी हम जस्ट लिए हुए हैं, उसका कुछ और इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना, बी थिकनेस है हमारे सेल का। ओके, अब चलते हैं जरा, कंडक्टर के अंदर फील्ड क्या होता है, तो हम जानते हैं जीरो होता है। अभी हमने बात की है कि कंडक्टर के अंदर का मतलब होता है मटेरियल के अंदर। यहाँ पे कंडक्टर, जैसे यहाँ पे कोई कहेगा कि इस कंडक्टिंग सेल के अंदर, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे नहीं बात कर रहे हैं हम यहाँ पे नहीं बात कर रहे हैं, हम सेल के अंदर, मटेरियल के अंदर फील्ड की बात कर रहे हैं, मटेरियल के अंदर फील्ड की बात कर रहे हैं। तो जरा देखिए, अब सेल के अंदर कैसे, कोई कहता है कि मान लो कोई कहता है इस पॉइंट पे मुझे बताओ कितना फील्ड होगा, बीच में, ये थिकनेस है ना बी, उसके बीच में, ठीक है ना, तो मैं क्या करूं, कोई किसी ने कह दिया है कि बताओ वहां पे कितना फील्ड होगा, तो हम तो जानते हैं जीरो होगा, हम जानते हैं जीरो होगा। अब जीरो होने के लिए इस सेल के
इस सेल के ऊपर जो ये जो चार्ज मैंने दे रखा है उसका एक पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। जैसे कोई पूछेगा कि ये जो चार्ज तुम दिए हो सेल को, ये ऊपर ऊपर है कि अंदर अंदर भी है, क्योंकि चार्ज जब हम देंगे तो वो तो फैलेगा। अब ऊपर ऊपर ही फैला है कि इनर सरफेस पे भी चला गया है, जरा चेक करते हैं, है ना। हम अपने मन से मान लेते हैं कि मान लो यहाँ पे हमारा स्मॉल क्यू चार्ज है और अंदर में क्यू माइनस क्यू चार्ज है, क्योंकि टोटल चार्ज कितना है हमारा, टोटल चार्ज कैपिटल क्यू है। मैंने मान लिया कि आउटर सरफेस पे स्मॉल क्यू चार्ज है और इनर सरफेस पे क्यू माइनस क्यू चार्ज है, क्यू माइनस क्यू चार्ज, ठीक है ना। तो क्या होना चाहिए, मैंने अपने मन से माना है, तो मैंने अपने मन से अगर माना है तो देखिए, अगर अंदर में मटेरियल के अंदर फील्ड जीरो है तो मैं एक गॉसियन सरफेस लेने जा रहा हूं, एक ऐसा स्फीयर लेने जा रहा हूं जिस स्फीयर का रेडियस, ध्यान देना, जिस स्फीयर का रेडियस सेल के आउटर रेडियस से तो कम है लेकिन इनर रेडियस से ज्यादा है। आउटर रेडियस से कम है लेकिन इनर रेडियस से ज्यादा है ना। जैसे सेल में थोड़ा और थिकनेस अगर मैं मान लेता तो वो आपको स्पष्ट दिखाई देता है ना। लेकिन समझना, आई एम टेकिंग ए गॉसियन सरफेस which is a sphere and its radius is, उस गॉसियन सरफेस का जो रेडियस है वो हमारे सेल के इनर रेडियस से ज्यादा है लेकिन आउटर रेडियस से कम है, यानी एक स्फीयर है जो एकदम बीचों बीच ऐसे अंदर से जा रहा है, ठीक। अब उस गॉसियन सरफेस के क्रॉस जब मैं गॉस लॉ अप्लाई करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा E इनसाइड द मटेरियल, E इस सरफेस के हर पॉइंट पे E डॉट dA इंटीग्रेशन ओवर क्लोज्ड इंटीग्रल इज इक्वल टू Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, लिखूंगा Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट लिखूंगा। अब देखिए E डॉट dA क्या होगा, तो E कितना है, तो मटेरियल के अंदर, कंडक्टर के मटेरियल के अंदर फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। कंडक्टर के मटेरियल के अंदर फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। ये तो पूरा जीरो हो जाएगा, है ना, तो ये जीरो हो गया एंड जीरो इज इक्वल टू Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, जीरो इज इक्वल टू Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब Q इनक्लोज्ड जीरो होने का मतलब क्या है, ये जीरो इज इक्वल टू Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट होने का मतलब है इनक्लोज चार्ज जीरो होना चाहिए, मतलब उस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज नहीं होना चाहिए, गॉसियन सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज नहीं होना चाहिए। लेकिन जब आप इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज को देखेंगे तो आप देख रहे हो Q माइनस क्यू चार्ज इनर में है और गॉसियन सरफेस के ये अंदर ही आएगा। ये स्मॉल क्यू भले गॉसियन सरफेस के बाहर है लेकिन ये Q माइनस क्यू तो गॉसियन सरफेस के अंदर है ना, क्योंकि गॉसियन सरफेस का जो रेडियस था वो इनर से ज्यादा था और आउटर से कम था, तो ये Q इनक्लोज को जीरो होना पड़ेगा, दैट इज Q माइनस क्यू को जीरो होना पड़ेगा, दैट इज Q इज इक्वल टू Q होना पड़ेगा। यानी ये जो Q है स्मॉल q ये कैपिटल Q के ही बराबर होगा, कैपिटल Q के ही बराबर हो जाएगा, क्योंकि बाहर में स्मॉल q है और स्मॉल q खुद किसके बराबर है, कैपिटल Q के बराबर है। और अंदर में कितना होगा, तो Q माइनस क्यू, Q माइनस क्यू का मतलब क्या हो गया, तो दोनों जब बराबर है तो अंदर में कितना चार्ज आ जाएगा, जीरो, अंदर में कितना चार्ज आ जाएगा, जीरो। मतलब किसी सेल को, अगर कोई कंडक्टर का सेल है, स्फेरिकल सेल है, उसको आप कुछ भी चार्ज दे दो वो चार्ज हमेशा उसके आउटर सरफेस एरिया पे स्टे करेगा, इनर में कभी भी चार्ज नहीं जाएगा। मतलब आज के बाद आपको जब कभी, जैसे एक सेल है, ये कंडक्टर का सेल है, ठीक है ना, अगर आप इसको चार्ज करोगे तो चार्ज पूरा बाहर बाहर आएगा, है ना। अगर ये कंडक्टर का मटेरियल है, जैसे लोहे का है ये, है ना, तांबे का है, चांदी का है, तो चार्ज जो भी है ना इसके आउटर सेल पे आएगा, इनर सेल पे जाएगा ही नहीं अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, है ना। जो भी चार्ज आएगा बाहर आएगा। कोई कहता है कि यहां भी सर चार्ज आ जाएगा, तो नहीं, रॉन्ग। यहां चार्ज आता है, एक सिचुएशन में आ सकता है जब अंदर में भी कुछ चार्ज रखा हुआ हो, क्योंकि ऑलवेज द फैक्ट इज ट्रू इज गॉस लॉ। हम हमेशा गॉस लॉ की बात करते हैं कि गॉस लॉ से हम फिर काम करते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। अगर किसी आइसोलेटेड कंडक्टर सेल को आप कोई भी चार्ज दे दो, वो चार्ज हमेशा उसके बाहरी सरफेस पे आएगा, अंदर के सरफेस पे, इनर सरफेस पे यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे आने का अलग लॉजिक है, यहाँ पे आएगा दूसरे कारण से। अगर आना भी होगा तो अंदर में कोई चार्ज रख दूंगा तब आ सकता है, ठीक है ना। ऑलराइट, तो हमने देखा कि किसी आइसोलेटेड कंडक्टर सेल को आप चार्ज देते हो तो वो आउटर सरफेस पे आएगा, ठीक है, ओके। बाहर में फील्ड KQ/R², सरफेस पे फील्ड KQ/R² व्हिच इज रेडियस। अंदर में फील्ड क्या हो जाएगा, मटेरियल के अंदर तो जीरो होता ही है, मटेरियल के अंदर जीरो होता ही है। और जब अंदर चले जाएंगे, मटेरियल के अंदर से भी अंदर, मतलब हवा में जब अंदर चले जाएंगे तो वहां भी फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो, वहां भी फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे, ओके। इस कॉन्सेप्ट को और इलैबोरेट जरा करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को और इलैबोरेट करते हैं।
जैसे हम मान लीजिए ये एक सेल है, और ये एक और सेल है, दो सेल है हमारे पास। मैं दोनों में थिकनेस दिखा रहा हूं, जरा गौर कीजिएगा। दोनों में मैं थिकनेस दिखा रहा हूं, दो सेल्स हैं, दे आर टू कॉन्सेंट्रिक सेल्स, ठीक है ना। ये ए है, ये बी है, मतलब अंदर वाले सेल का इनर रेडियस ए है, आउटर रेडियस बी है। फिर ये सी है और ये डी है ना, ये डी है। मैंने मान लीजिए क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज इसको दे दिया, और 2q चार्ज इसको दे दिया, प्लस 2q चार्ज इसको दे दिया, और सरफेस का नंबरिंग कर दिया 1 2 3 4। फाइंड चार्जेस ऑन S1 S2 S3 एंड S4। सारे सरफेसेस पे कितना कितना चार्ज होगा, अगर हमसे कोई कहे कि कैसे कैलकुलेट करोगे, कैसे कैलकुलेट करोगे। ये दोनों कंडक्टर का सेल है। कैसा सेल है? ये दोनों कंडक्टर का सेल है। ऑलराइट, सबसे पहले S1 पे चार्ज कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो 1 पे चार्ज निकालने के लिए जैसे कोई पूछेगा कि ये जो प्लस क्यू चार्ज दिए हो, है ना, वो कहाँ रहेगा, ये आउटर पे रहेगा कि इनर पे भी कुछ बढ़ जाएगा, कि आधा इस पे आधा इस पे, या 70% इस पे 30% इस पे, क्या पता क्या। तो चलिए 1 पे जब चार्ज मुझे निकालना होगा S1 पे, तो मैं क्या करूंगा, तो मैं एक गॉसियन सरफेस लेता हूं। दिस इज आवर गॉसियन सरफेस। मैं डॉट 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 एक गॉसियन सरफेस ले रहा हूं, है ना। इसमें कुछ ज्यादा ही क्लियर आपको नजर आएगा। मैं जब डॉट 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 बना रहा हूं तो आप समझ जाना वो एक गॉसियन सरफेस है। तो मान लीजिए इस गॉसियन सरफेस को मैं, जिसको G1 कह रहा हूं, मैं G1 गॉसियन सरफेस के लिए गॉस लॉ यूज करूंगा। क्या यूज करूंगा? गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या कहता है? तो गॉस लॉ कहता है E डॉट dA, है ना, इंटीग्रेशन क्लोज्ड इंटीग्रल इज Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन। अब इनक्लोज चार्ज मुझे देखना है, ठीक है ना। E डॉट dA क्या हो जाएगा? तो E तो 0 होगा, क्योंकि E डॉट dA का मतलब गॉसियन सरफेस पे फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। और हम जानते हैं कि जो गॉसियन सरफेस मैंने लिया है वो कंडक्टर के अंदर लिया है। ये तो कंडक्टर के अंदर का है ना, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये सारे पॉइंट्स क्या है? कंडक्टर के अंदर के पॉइंट है। सेल में थिकनेस है, तो कंडक्टर के अंदर फील्ड क्या होता है? 0 होता है। तो ये तो LHS 0 ही हो जाएगा। और Q इनक्लोज क्या हो जाना चाहिए? बाय एप्सिलॉन नॉट 0। तो ये चीज 0 तभी होगा ना जब Q इनक्लोज 0 होगा। तो Q इनक्लोज 0 का मतलब इस डॉट 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 जो गॉसियन सरफेस है उसके अंदर कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। अब इसके अंदर चार्ज होने का मतलब अगर होता तो कहाँ होता? इनर सरफेस पे ही होता, क्योंकि कंडक्टर का जो भी चार्ज होता है वो उसके सरफेस पे रिसाइड करता है। कहाँ पे रिसाइड करता है? सरफेस पे। अब वो सरफेस आउटर भी हो सकता है, इनर भी हो सकता है। सरफेस का मतलब उसके स्किन पे कहो, स्किन पे, है ना। ऑलराइट, तो ये भी तो इसका सरफेस है। जैसे देखो कोई कहता है सेल में, इस सेल में कितने सरफेस है? तो 2, एक इनर सरफेस, एक आउटर सरफेस। लेकिन इस गॉस लॉ के मुताबिक जब मैं E डॉट dA निकालूंगा ना, तो ये 0 होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड मटेरियल के अंदर 0 होना चाहिए। ये गॉस लॉ की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहती है, सॉरी कंडक्टर की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहती है। तो ये जब 0 होगा तो Q इनक्लोज 0 होना पड़ेगा। और Q इनक्लोज 0 होने का मतलब इस सरफेस, अंदर वाले सरफेस पे कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर अंदर वाले सरफेस पे चार्ज हो गया तो फिर हम इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज को 0 नहीं कह पाएंगे। जो S1 पे जो चार्ज होगा वही इनक्लोज चार्ज हो जाएगा, लेकिन Q इनक्लोज तो 0 होना चाहिए। इसलिए S1 पे चार्ज क्या आ जाएगा? S1 पे चार्ज आ जाएगा 0। S1 पे चार्ज आ जाएगा 0। अब चलिए S2 पे कितना चार्ज हो जाएगा? तो S2 पे प्लस Q चार्ज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि S1 और S2 मिला के ये प्लस Q होना चाहिए, है ना। इसका किसी से कॉन्टैक्ट तो है नहीं, ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है। ये जो अंदर वाला छोटा वाला सेल है जिसका इनर रेडियस A और आउटर रेडियस B है, वो एक आइसोलेटेड सिस्टम है। उसको आपने प्लस Q चार्ज दे रखा है, और एक बात तय हो चुकी है कि इनर पे कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, यानी जो भी चार्ज है वो कहाँ होगा? आउटर पे होगा। आउटर सरफेस क्या है? 2। तो S2 पे कितना चार्ज हो जाएगा? Q। S2 पे कितना चार्ज हो जाएगा? Q। चलिए S3 पे आइए, 3 पे आइए।
अब जब 3 पे जाएंगे, जरा समझिएगा मेरी बात को, तो 3 पे एक फिर से गॉसियन सरफेस लेंगे, एक गॉसियन सरफेस, फिर से मैं एक डॉट 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 गॉसियन सरफेस ले रहा हूं, है ना, फिर से मैं एक गॉसियन सरफेस डॉट 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 ले रहा हूं। अब जब मैं बात करता हूं, है ना, कि S3 के लिए, तो मैं फिर से गॉस लॉ लगाऊंगा, मैं लिखूंगा E डॉट डी ए इंटीग्रेशन ओवर क्लोज इंटीग्रल इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। हम अपने इस गॉस सेकेंड गॉस सरफेस G2 के लिए, ये 1 था, ये 2 है। E क्या होगा, फिर से मटेरियल के अंदर चले गए, आपका जो गॉसियन सरफेस है वो मटेरियल के अंदर लाई करता है, तो E क्या हो जाएगा, E तो 0 हो जाएगा, तो E डॉट डी ए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्यू इनक्लोज क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 0 का मतलब क्यू इनक्लोज क्या हो जाना चाहिए, 0। ठीक है ना। अब देखिए, इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो भी चार्ज है वो 0 होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो जरा एक बात बताइए, अंदर में एक चार्ज तो आपको दिख रहा है, क्योंकि अंदर में इनर सेल है जिसपे कितना टोटल चार्ज है, तो प्लस क्यू। कैसे प्लस क्यू टोटल चार्ज है, तो वो जो इनर में जो इनर सेल है, उस इनर सेल के इनर सरफेस पे कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि S1 पे 0 है, S2 पे Q है, और ये जो सेल है वो हमारे बड़े गॉसियन सरफेस के है तो अंदर ही ना, तो इनक्लोज चार्ज में तो ये भी आ जाएगा, ये तो आएगा ही आएगा, तो प्लस क्यू चार्ज तो है हमारे पास पहले से। और अभी बात आई है कि क्यू इनक्लोज 0 होना चाहिए, तो क्यू इनक्लोज को इस प्लस क्यू इनक्लोज को 0 करने के लिए एक कैसा अरेंजमेंट अब होना चाहिए, तो देखिए, अब इस प्लस क्यू के बदले अगर यहां माइनस क्यू आ जाए इनर सरफेस पे, यानी सरफेस नंबर 3 पे, सरफेस नंबर 3 पे क्या आ जाए, माइनस क्यू चार्ज आ जाए। कितना चार्ज आ जाए, माइनस क्यू चार्ज आ जाए। आप अपने मन से मान लो यहाँ पे कि कुछ क्यू चार्ज आ जाए, माइनस माइनस मन मान लो, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा क्यू प्लस क्यू दैट मस्ट बी 0, क्योंकि क्यू इनक्लोज को 0 होने का मतलब क्यू इनक्लोज में ये कैपिटल क्यू तो है ही छोटे वाले सेल पे, एक स्मॉल क्यू आप अपने मन से मान लो कि वो सरफेस नंबर 3 पे है अपने मन से, तो इस क्यू प्लस क्यू को 0 होना चाहिए, यानी इस स्मॉल क्यू को क्या होना चाहिए, माइनस कैपिटल क्यू के बराबर होना चाहिए, माइनस कैपिटल क्यू के बराबर होना ही पड़ेगा। तो ये माइनस कैपिटल क्यू के बराबर होने का मतलब आप समझ रहे हैं, माइनस कैपिटल क्यू, ठीक है ना, का मतलब ये चार्ज नेगेटिव हो जाना चाहिए, यानी इनर सरफेस पे जितना ये छोटे वाले के आउटर सरफेस पे जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही इक्वल और अपोजिट में चार्ज बड़े वाले के इनर पे आ जाएगा, तो इस बड़े वाले गॉसियन सरफेस के अंदर इनक्लोज चार्ज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, हमारा काम बन जाएगा। यानी यहाँ पे कितना चार्ज आ जाएगा, माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा इनर सरफेस, यानी S3 पे कितना चार्ज आ जाएगा, माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा, S1 पे 0, S2 पे Q, S3 पे माइनस क्यू, S4 पे अब कितना चार्ज आएगा, तो देखिए फिर से आप इस पूरे सिस्टम को कितना चार्ज दे रखे थे, इस पूरे सिस्टम को कितना चार्ज दे रखे थे, 2Q चार्ज, है ना, और इनर पे कितना चार्ज आ चुका है, माइनस क्यू चार्ज, इनर पे कितना चार्ज आ चुका है, माइनस क्यू चार्ज। मान लो आउटर पे Q डैश चार्ज आ गया, मान लो आउटर पे कितना चार्ज आ गया, Q डैश चार्ज आ गया, तो Q डैश और माइनस Q इन दोनों को मिला के टोटल चार्ज कितना हो जाना चाहिए, 2Q, क्योंकि वो भी एक आइसोलेटेड सिस्टम है, और आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज क्या होता है, कंजर्व होता है, जितना चार्ज आप दे रखे हो पहले से उतना ही रहना चाहिए, अगर उसका किसी दूसरे से कोई कनेक्शन फिजिकल नहीं है तो, का मतलब अब S4 की बात करो तो S4 के लिए क्या लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे Q डैश आउटर सरफेस का चार्ज प्लस माइनस Q इनर सरफेस का चार्ज, और ये टोटल कितना होना चाहिए, तो जो आप पहले दिए थे 2Q, तो Q डैश क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस उधर जाके प्लस, Q डैश इज इक्वल टू 3Q हो जाएगा, यानी ये कितना चार्ज हो जाएगा आउटर पे, 3Q चार्ज हो जाएगा। सो S4 पे कितना चार्ज हो जाएगा, 3Q चार्ज हो जाएगा, S4 पे कितना चार्ज हो जाएगा, 3Q चार्ज डिसाइड करना स्टार्ट कर जाएगा। तो दिस इज द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। इसमें मैं एक काम दे रहा हूं आप लोग, ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर ग्राफ स्टार्टिंग फ्रॉम सेंटर अप टू आउटसाइड द बिगर सेल, मतलब सेंटर से शुरू करके और बिगर सेल के आगे तक के किसी आर पॉइंट तक फील्ड का वेरिएशन आपको निकालना है, फील्ड का वेरिएशन निकालना है, आपको देखना है जैसे कि कहां कहां फील्ड 0 होगा, है ना, फिर कैसे कैसे फील्ड वेरी करेगा, आप ड्रॉ कीजिएगा। ड्रॉ ईआर ग्राफ, क्वेश्चन है इस सेटअप के लिए, ड्रॉ ईआर ग्राफ, ठीक है ना।
उसी तरीके से अब सेल का तो काम हमने देखा, हमने सेल के बारे में देखा, है ना। अब हम बात करते हैं कि अगर सॉलिड स्फीयर रहता, क्या रहता, कंडक्टिंग फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, ठीक है ना, फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। यहां हम लोग क्या करते हैं, तो जैसे ही आप सॉलिड स्फीयर बनाएंगे, मान लीजिए आपने बना दिया एक सॉलिड स्फीयर, है ना, है ये सॉलिड, लेकिन फिर वही बात, अगर आप इसको चार्ज करेंगे तो कहने के लिए ये सॉलिड है, आप ये मत कभी सोचना कि चार्ज इसके वॉल्यूम में समाएगा। चार्ज वॉल्यूम में समाता है नॉन कंडक्टिंग में, है ना, कंडक्टिंग में चार्ज कभी वॉल्यूम में नहीं समाता है। तो भले है ये सॉलिड, समझना मेरी बात को, सॉलिड है और कंडक्टिंग है, क्या है, कंडक्टिंग है, लेकिन चार्ज जब आप दोगे ना तो चार्ज इसके आउटर सरफेस एरिया पे ही आएगा, चार्ज इसके आउटर सरफेस एरिया पे आएगा, अंदर में चार्ज इसलिए नहीं आएगा क्योंकि फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में इनसाइड द मटेरियल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, इसीलिए चार्ज बाहर बाहर आएगा। यानी यहाँ रो नॉट डिफाइंड, आप कहेंगे ना कि रो सर, क्योंकि रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती है, इसलिए सॉलिड कंडक्टर के लिए रो डिफाइंड नहीं होता है। यहाँ कौन डिफाइन होगा, तो सिग्मा इज डिफाइंड, सिग्मा इज डिफाइंड, यहाँ भी सिग्मा डिफाइन करेंगे। मान लीजिए आप इसको क्यू चार्ज दे दिए, इसका रेडियस आर है, तो कहने के लिए ये सॉलिड है, इसका सिग्मा कितना हो जाएगा, तो सिग्मा हो जाएगा क्यू बाई 4πr²। सिग्मा अगर कांस्टेंट है तो सिग्मा क्या हो जाएगा, क्यू बाई 4πr²। अच्छा, अगर इसकी वजह से फील्ड निकालना है तो बाहर में फील्ड बिल्कुल k3/r², पॉइंट चार्ज की तरह, सरफेस पे फील्ड निकाल लेंगे k3 बाई रेडियस का स्क्वायर, लेकिन अंदर में फील्ड जीरो, क्योंकि कंडक्टर के अंदर फील्ड क्या होता है, जीरो। और यहाँ बात अगर अंदर की करोगे तो ये पूरा अंदर में ही मटेरियल है, क्योंकि सॉलिड है ये, है ना, पूरा क्या है, ये सॉलिड है, और सॉलिड के अंदर क्या होगा, फील्ड जीरो होगा। उसी तरीके से सेम वाली लॉजिक यहाँ भी लग जाएगी कि मान लो हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है, इसको चार्ज देंगे तो चार्ज कहाँ जाएगा, तो चार्ज आउटर सरफेस एरिया पे जाएगा। किसी सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर को जो भी चार्ज दोगे वो कहाँ पे फैलेगा, तो अंदर में तो जाना नहीं है, क्योंकि अंदर में जाने से वॉल्यूम में चले जाओगे, और वॉल्यूम में तो जाना नहीं है बिकॉज रो इज नॉट डिफाइंड, है ना, तो चार्ज कहाँ फैलेगा, केवल आउटर सरफेस एरिया पे फैलेगा, ठीक है ना, ऑलराइट, वॉल्यूम के अंदर नहीं जाएगा। इसको कैसे प्रूफ कर सकते हैं, तो गॉसियन सरफेस ले लेंगे, E डॉट da q इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, E0 क्योंकि मटेरियल के अंदर चले गए, E0 का मतलब q इनक्लोज 0 का मतलब अंदर में कोई चार्ज नहीं, जो भी चार्ज बाहर में, तो सॉलिड कंडक्टिंग और सॉलिड नॉन कंडक्टिंग में यही फर्क है। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर फील्ड होता है, वहां पे फील्ड जीरो उसके सेंटर पे होता है, लेकिन जैसे जैसे r बढ़ता है फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, प्रीवियस क्लास में हमने देखा था। लेकिन सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर फील्ड जीरो होता है। यानी इसके ग्राफ को अगर ड्रॉ करेगा, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर का ER ग्राफ ड्रॉ करें तो पहले रेडियस तक जीरो रहेगा, उसके बाद डिक्रीज करेगा। सेल में भी देखें अगर ER ग्राफ, तो अंदर में तो फील्ड जीरो ही होता है, पहले जीरो रहेगा उसके बाद, मतलब ये दोनों ग्राफ सिमिलर हो जाएंगे, सेल के लिए भी और सॉलिड स्फीयर के लिए भी, लेकिन दोनों कंडक्टिंग हो। ये कंडक्टिंग के लिए चलेगा क्योंकि कंडक्टिंग के अंदर फील्ड जीरो होता है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे।